नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द क्लासिक लॉयर में। कंपनी लॉ की सीरीज़ चल रही है, लेक्चर नंबर 3 है हमारा। क्यों ज़रूरी है कंपनी लॉ? तो बीए, एलएलबी और ऑल स्टेट पीसीएसजे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, साथ में अगर आप एपीओ की तैयारी करते हैं, यूपी एपीओ या यूके एपीओ किसी की भी करते हैं, सब में आपको कंपनी लॉ देखने को मिलेगा। कंपनी लॉ का कौन सा एक्ट हम कवर कर रहे हैं? तो 2013 वाला जो एक्ट है उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है ना। इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर हैं, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर जो सेकंड है, उसमें हम कवर कर चुके हैं अपना थोड़ा बहुत सिलेबस। लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा था इंट्रो कि किस तरीके से हम जो है चीज़ों को कवर करेंगे। लेक्चर सेकंड में हमने देखा था कि कंपनी क्या होती है ना, कंपनी की परिभाषा पढ़ी थी। अब लेक्चर थर्ड हमारा जो है, इसमें हम पढ़ेंगे कंपनी का निर्माण। इससे पहले वाले जो लेक्चर सेकंड था उसमें कंपनी की परिभाषा, उसके लक्षण और सैलमन वर्सेस सैलमन वाला केस देखा था। नहीं देखा है तो जाके देख लो, वीडियो बहुत ही अच्छी है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का निर्माण। देखो, आपको अगर कोई कंपनी खोलनी है तो कैसे उसको आप खोल सकते हैं? कंपनी क्या होता है वो तो हमने पहले वाले लेक्चर में जान लिया, लेकिन अगर आपको एक कंपनी बनानी है तो कैसे बनाओगे आप? तो इसके लिए 3 प्रोसेस होती हैं, 3 चरणों में आपको कार्य करना पड़ेगा। पहला होगा कंपनी का परिवर्तन, यानी कि प्रमोशन ऑफ कंपनी। क्या होता है अभी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद में होगा सेकंड स्टेप, निगमन या रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद जो थर्ड हमारा होगा वो होगा व्यापार का आरंभ। तो 3 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होगी। पहला क्या है? प्रमोशन ऑफ कंपनी, दूसरा इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन और तीसरा कमेंसमेंट। ओके, ये 3 जो है प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी कोई भी कंपनी जो है बनकर तैयार हो जाएगी। एक एक करके समझते हैं। पहला आता है कंपनी का परिवर्तन, प्रमोशन ऑफ कंपनी। देखिए, किसी भी व्यापार या उद्योग में लाभ का अनुमान लगाकर, काय का अनुमान लगा रहे हैं? लाभ यानी कि प्रॉफिट। हमने सोच लिया दिमाग में कि भाई हमें इतना प्रॉफिट होगा अगर हम ये वाला व्यापार, कोई व्यक्ति है, मान लिया ए नाम का व्यक्ति है, ये एक व्यापार सी चालू करना चाहता है ना। तो ये क्या करेगा, अपने दिमाग में इसने एक अनुमान लगा लिया कि यार ये व्यापार करेंगे तो इससे हमको जो है महीने में 2 लाख रुपया बच जाएगा या महीने में 4 लाख रुपए बच जाएगा। क्या है? एक अनुमान है ना ये। तो किसी भी व्यापार या उद्योग में लाभ का अनुमान लगाकर उसके लिए आवश्यक साधनों को जुटाने की योजना बनाना। हमने सोच लिया कि भाई हम एक कंपनी खोलेंगे, इतना हमको लाभ हो जाएगा, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या मशीनरी लगेगी, है ना, कितना लेबर लगेगा, ये सब करके हमने क्या करा, एक पूरा प्लान तैयार कर लिया। पूरा प्लान तैयार कर लिया, आवश्यक विधिक कार्यवाही, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब को लेकर हमने पूरा प्रोसेस बना लिया, पूरा प्लान बना लिया। तो यही क्या कहलाएगा? कंपनी का परिवर्तन। एक तरीके से अगर हम इसको वन वर्ड में समझें, शॉर्ट में समझें, कंपनी के परिवर्तन का मतलब होता है कंपनी को चालू करने के लिए, कंपनी को लगाने के लिए पूरी योजना बनाना, है ना। एक राइटर हैं जेस्टनबर्ग, वो बताते हैं इस परिवर्तन के बारे में। वो कहते हैं कि व्यापार संबंधी शुभ अवसर की खोज और व्यावसायिक संगठन से लाभ प्राप्त करने के लिए, जिसमें पूंजी, संपत्ति तथा प्रबंध कार्य के संगठन की क्रिया होती है, उसे ही परिवर्तन कहते हैं। लौट फिर के बात यही है कि पूंजी मतलब कितना पैसा लगेगा, कहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदनी है, पानी का निकास क्या कर रखना है, कहाँ से लाइट की व्यवस्था करनी है, इन सब को लेकर आप क्या कर रहे हैं, एक पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। और ये प्लान ही क्या है? कंपनी का परिवर्तन है, प्रमोशन है ना। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर। कंपनी का रजिस्ट्रेशन या निगमन। देखिए, कंपनी को अब क्या कर रहे हैं, हमने कंपनी के लिए एक हमने पूरा प्लान बना लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है? अब हम उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। ओके, तो कंपनी को वैधानिक मान्यता केवल उसके समामेलन के पश्चात ही प्राप्त होती है। वैधानिक मान्यता यानी कि कानूनी रूप उसको कब मिलेगा? जब वो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कंपनी के निगमन को उसके निर्माण का
द्वितीय चरण कहते हैं। सेकंड स्टेज है कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने से उसे पृथक और चिरस्थायी अस्तित्व प्राप्त होता है। हमने पढ़ा था ना कंपनी की विशेषता में कि कंपनी का एक अलग खुद का अस्तित्व होता है। तो जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो कंपनी को जो है एक अपना अस्तित्व प्राप्त हो जाता है, एक अलग अपनी पहचान मिल जाती है। अब देखो जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक, कंपनी दो प्रकार की हैं, प्राइवेट और पब्लिक स्वामित्व के आधार पर, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अगर आपको पब्लिक कंपनी खोलनी है तो आपको कम से कम जो है 7 सदस्य चाहिए होंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अगर आपको प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो उसके लिए 2 सदस्य चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, यही लिखा है। देखो कोई भी 7 या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैध उद्देश्य के लिए पब्लिक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी का निर्माण करने के लिए कितने सदस्य चाहिए? 7 या उससे अधिक, मतलब मिनिमम 7, मैक्सिमम जितने लो। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे ना विशेषताएं कंपनी की, फिर देखेंगे कितने होते हैं किसमें। लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए, और प्राइवेट कंपनी केवल 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा भी निर्मित की जा सकती है, और प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 2 लोग ज़रूरी हैं। इस प्रकार बनाई गई कंपनी के सीमा नियम पर उसके प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। एक जो है MOA बनाया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस MOA पर जितने भी इसके जो 2 सदस्य या 7 सदस्य या जितने भी सदस्य हैं उनके सबके क्या होने चाहिए? सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक। और उनके पास में कितने शेयर हैं, एक व्यक्ति के पास में कितने शेयर हैं, 10% हैं या 20% हैं, जितने परसेंट भी शेयर हैं वो उसमें लिखे हुए होने चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, किसमें? MOA में। कंपनी एक्ट की धारा 33 क्या कहती है कि निगमन या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रत्येक कंपनी को संबंधित क्षेत्रीय कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में आवेदन भेजकर कंपनी एक्ट द्वारा निम्नलिखित निर्धारित दस्तावेजों को रजिस्ट्रार को भेजना आवश्यक होता है। यानी कि धारा 33 के अनुसार आपको क्या करना है? आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के आपका जो रीजन है, आपका जो क्षेत्र है, आपका जो ज़िला है, वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा। आप वहाँ पर जाएंगे, आवेदन करेंगे, और जो कंपनी एक्ट में दस्तावेज बताए गए हैं उन दस्तावेज़ों को वहाँ पर देंगे। तो कौन कौन से दस्तावेज बताए गए हैं? पहला है MOA, जिसको हमने अभी देखा था, सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के निगमन से संबंधित यह प्रथम महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम आगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अपने आप में होगा, लेकिन अभी हम जो है इस क्वेश्चन के अंदर कवर कर रहे हैं इसको। तो पहला महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है MOA। इसमें कंपनी की मुहर यानी कि सील और उसके सदस्यों का नाम, पता, व्यवसाय, हस्ताक्षर तथा उसके द्वारा धारण किए गए शेयरों का विवरण होना अति आवश्यक है। यानी कि MOA में क्या क्या होगा? MOA में क्या क्या होगा? इसकी कंपनी की सील के बारे में, उसके कितने सदस्य हैं, उनकी संख्या, कॉमा उनका नाम, उनका पता, है ना, और क्या व्यापार है, व्यवसाय, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनके सबके सिग्नेचर होने चाहिए, है ना, और कितने शेयर्स इनने लिए हैं वो पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें MOA में वर्णित की जा सकती हैं। यदि किसी भी कंपनी का निगमन सीमा नियम के बिना नहीं हो सकता है, मतलब कोई भी कंपनी बिना MOA के नहीं बन सकती, मस्ट है, प्रथम दस्तावेज है, महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिना MOA के आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं सकते। वस्तुतः कंपनी का सीमा नियम उसका चार्टर होता है जो अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को निर्धारित करता है। सीमा नियम में आधारभूत बातें होती हैं और केवल इन्हीं के आधार पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाती है। तो अब इसको हम अगर समराइज़ करें याद करने के हिसाब से, तो MOA बहुत ज़रूरी है, प्रथम दस्तावेज है। इसमें क्या क्या होता है? तो सदस्य का नाम, उसका पता, उसके कितने शेयर हैं, उसका क्या व्यवसाय है, उसके सिग्नेचर, ये सब जानकारी इसमें रहती हैं। ओके। कंपनी एक्ट के अनुसार विभिन्न प्रकार की कंपनियों को इनके सीमा नियम में अलग अलग निर्दिष्ट बातों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। इन कंपनियों के सीमा नियम के आदर्श प्रारूप यानी कि जो मॉडल ड्राफ्ट होता है कंपनी एक्ट की अनुसूची में दिए गए हैं। किस तरीके से MOA बनाया जाएगा,
MOA किस तरीके से बनाया जाएगा, ये भी आपका किस में दिया है, कंपनी एक्ट में ये बात दे रखी है कि MOA का ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाएगी, है ना। पैराग्राफ्स में किया जाएगा या जो है उसको प्रिंटेड निकाला जाएगा, क्रम में दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है MOA के बारे में कंपनी एक्ट में बताई गई है। और कंपनी के सीमा नियम पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प लगे होने चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई आपसे शॉर्ट में पूछ ले कि क्या MOA पर स्टाम्प होना ज़रूरी है, तो हाँ ज़रूरी है। ओके, तो ये था आपका MOA, पहला इम्पोर्टेंट जो था दस्तावेज। दूसरा आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA। देखिए लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो है अपना लॉन्ग आंसर कवर करना है पूरा, और सारी चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी, तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा कंपनी का निगमन कराने के लिए तैयार किया गया है। दूसरा इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। पहला इम्पोर्टेंट कौन सा था, MOA, और दूसरा कौन सा है अब, AOA। वो क्या था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसको जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर MOA के साथ में पेश किया जाता है, यानी कि जो रजिस्ट्रार है उसको भेजा जाता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें कंपनी की आंतरिक व्यवस्था संबंधी नियम और उपनियमों का वर्णन होता है। कंपनी के इंटरनल मैटर्स को कैसे हैंडल किया जाएगा, ये सब जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं AOA के अंदर। कंपनी के सीमा नियम में दिए गए उद्देश्यों और कार्यों की पूर्ति के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। जो नियम होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, कंपनी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एक कंपनी जो कार्य कर रही है उनको पूरा करने के लिए, है ना। तो वो सब कहाँ पर होंगे, AOA के अंदर होंगे। ओके, आपको याद रखना है कि अंश सीमित पब्लिक कंपनी के भी प्रकार होते हैं, उसी में से एक प्रकार होता है जो कंपनी अंश के द्वारा सीमित होती है। जब कंपनी के प्रकार हम पढ़ेंगे अगला लेक्चर, तब उसमें डिस्कस करेंगे। तो अंश सीमित पब्लिक कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र के साथ अंतर नियमों की रजिस्ट्री कराना आवश्यक नहीं होता, बल्कि ऐच्छिक होता है। यानी कि जो अंश सीमित पब्लिक कंपनी है, इसका आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना है तो AOO देना ज़रूरी नहीं है, ऐच्छिक है। आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यदि ऐसी कंपनी अपने अंतर नियमों का पंजीयन नहीं कराती तो कंपनी एक्ट की प्रथम अनुसूची की सारणी का, यानी कि टेबल A ऑफ शेड्यूल फर्स्ट, उसके अंतर नियम माने जाते हैं। समझते हैं इसको, देखिए समझने वाली चीज़ है कंपनी एक्ट, एक बार समझ में आ गया ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक कंपनी होती है, तो कैसी कंपनी, पब्लिक अंश सीमित कंपनी, यानी कि जिसके शेयर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ऐसी पब्लिक कंपनी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है AOA बनाएं, ठीक है साहब, लेकिन हमें पता है कि AOA में नियम कायदे कानून लिखे होते हैं, तो हम ये नियम नहीं बना रहे हैं। ये वाली कंपनी कह रही है अंश सीमित कंपनी, तो आप फिर कहाँ से नियम लगाएंगे अपने उसमें। तो हम कह रहे हैं कि साहब जो कंपनी एक्ट है ना 2013, कंपनी एक्ट 2013 जो है उसकी जो टेबल दे रखी है, उसमें एक शेड्यूल फर्स्ट है, ठीक, उसमें जो नियम बनाए गए हैं, हम AOA की जगह वो वाले नियम अपनी कंपनी पर लागू करेंगे। समझे, ये बात है। ओके, और वही उसी प्रकार लागू माने जाएंगे जैसे उनका पंजीयन कराया गया। मतलब जे कंपनी के एक्ट के जो शेड्यूल में जो नियम दिए गए हैं वो एज इट इज़ लागू हो जाएंगे AO की तरह। ओके, असीमित कंपनी, अभी हमने देखा था कि सीमित कंपनी अंशों द्वारा, असीमित कंपनी तथा अंशों द्वारा सीमित अथवा गारंटी द्वारा सीमित प्राइवेट कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए MOA के साथ अंतर नियम की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। समझे, जो हमने अभी पीछे कंपनी देखी थी उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं होता है, और इसमें ये जो असीमित कंपनी, अंशों द्वारा सीमित कंपनी या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसको हम कहते हैं, इन कंपनियों के लिए आपको AOA बनाना ही होगा, इसका रजिस्ट्रेशन साथ में कराना ही होगा, तथा इस प्रपत्र पर भी उन्हीं व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्होंने सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए हैं।
सीमा नियम मतलब MOA पर जिसने साइन किए थे वही व्यक्ति AO पर भी साइन करेंगे। कंपनी के प्रवर्तकों को कंपनी के प्रस्तावित नाम प्रपोज्ड नेम ऑफ द कंपनी के विषय में यह घोषणा पत्र देना आवश्यक है कि वे इस बात से आश्वस्त हैं कि उस नाम की या उससे मिलते जुलते नाम की कोई अन्य कंपनी अस्तित्व में नहीं है। तो देखो अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़े थे। पहला पढ़ा था MOA होना चाहिए, दूसरा हमने AOA होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट ये है। देखो एक बार इसको समझ लेते हैं, पीछे से लिंक बना के लाएंगे फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। देखिए हमने कब पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी 3 स्टेज होती हैं, प्रमोशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है और कमेंसमेंट होता है। प्रमोशन में पूरा हमने क्या करा था, प्लान बनाया था एक तरीके से। इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अब हम रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे कराएंगे तो वो सब बातें बताई गई हैं धारा 33 के अनुसार कि आपको जो है ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे तो आपको भैया MOA देना पड़ेगा, आपको जो है AOA देना पड़ेगा, और आपको जो है जो डायरेक्टर होगा वो ये लिख कर देगा कि भाई साहब इस नाम की कोई दूसरी कंपनी नहीं है। और अभी चौथा पॉइंट हमारा बचा हुआ है वो भी हम आगे देखेंगे। तो पहला पॉइंट MOU था, दूसरा AOA, तीसरा जो भी हमने देखा था कि इस नाम की कोई और कंपनी नहीं है, चौथा भी आगे देखेंगे। तो समझ में आया। ये धारा 33 के अनुसार बताया गया कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कंपनी को क्या क्या चाहिए, तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। MOA चाहिए, AOA चाहिए। MOA क्या होता है पूरा डिटेल में देख लिया, AO क्या होता है वो भी देख लिया, थर्ड पॉइंट भी देख लिया। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं आगे क्या है। उपयुक्त प्रलेखों के अतिरिक्त कंपनी के निगमन के लिए प्रवर्तकों को कंपनी के सीमा नियम के साथ साथ निम्नलिखित अन्य पत्र भी रजिस्ट्रार के पास भेजने होंगे। यानी कि भाई साहब MOU भेजो, AOA भेजो, ये थर्ड वाला कि इस नाम का कोई और कंपनी नहीं है, ये वाला एक घोषणा पत्र भेजो। उसके साथ में अभी जो और दस्तावेज बताए गए हैं वो कौन से आगे देख लेते हैं। ये कंपनी के निर्माण में जानकारी रखने वाले उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट या अटॉर्नी या प्लेजर जो भी है, जो उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए सक्षम हो, अथवा चार्टेड अकाउंटेंट जो भारतवर्ष में व्यवसाय करता हो, द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का घोषणा पत्र की प्रस्तावित कंपनी के निगमन हेतु आवश्यक सभी औपचारिकताओं की पूर्ति कर ली गई है। यानी कि इतने लोग हैं, जैसे कि एडवोकेट हो गया, अटॉर्नी हो गया, पेजर हो गया, चार्टेड अकाउंट हो गया, इनमें से कोई भी व्यक्ति जो भी आपकी कंपनी से रिलेटेड है ना, जिसको भी इनमें से किसी को आपके बारे में जानकारी है, आपकी कंपनी के बारे में जानकारी है, वो क्या करेगा, एक लिख के दे देगा कि भाई साहब जो है सारी औपचारिकताएँ जो हैं वो पूरी कर ली हैं, और उस पर अपने साइन कर देगा। ठीक, ये बात बताई गई है, यानी कि उसके साइन होने चाहिए एक ऐसे व्यक्ति के। और दूसरा क्या है, कंपनी एक्ट 2013 की जो धारा 8 है वो बताती है कि प्रस्तावित कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान के बारे में नोटिस, जिसमें कंपनी का पूरा पता व जिस ज़िले में वह स्थित है उस ज़िले का नाम दिया जाना आवश्यक है। देखो एक तो ये वकील या अटॉर्नी जनरल या CA चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, इसका एक साइन किया हुआ लेटर या घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। दूसरा क्या देना पड़ेगा, जिस शहर में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में आपकी कंपनी का एड्रेस है वो आपको लिख के देना पड़ेगा। ठीक, इतनी सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं एक बार इसको फिर से समझते हैं। देखो पहला हमने क्या पढ़ा था कि कंपनी का प्रमोशन कर रहे थे, उसके बाद में हमने कंपनी का क्या किया, रजिस्ट्रेशन या निगमन किया था, है ना, निगमन किया था। निगमन के अंतर्गत हमने क्या क्या किया था, MOA, AOA, उसके बाद में एक जो थी घोषणा करी हुई घोषणा पत्र, ठीक है, नाम से संबंधित कि इस नाम की कोई और कंपनी नहीं है। चौथा पॉइंट था, इस चौथे पॉइंट के अंतर्गत हमने 2 पॉइंट और देखे थे। कौन कौन से पॉइंट, एक तो ये कोई अटॉर्नी जनरल हो या कोई चार्टेड अकाउंटेंट हो, ठीक है, या कोई एडवोकेट हो, इसमें से किसी का लिखा हुआ एक जो है साइन किया हुआ पत्र जिसमें लिखा हो कि भाई साहब हमने जो है सारी जांचें कर ली हैं। और दूसरा कंपनी एक्ट की जो धारा 8 में बताया गया है उसके अनुसार कंपनी का पूरा एड्रेस, है ना। इतनी सारी चीज़ें जो हैं कंपनी के निगमन में अभी तक हमने देखी हैं। 1-2 पॉइंट और हैं इसी निगमन के अंतर्गत। निदेशकों के विषय में जानकारी, यानी कि जो धारा 170
जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे उनके बारे में जानकारी, है ना। और इसके साथ में जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा करना पड़ेगा धारा 403 के तहत, तो ये भी आपको याद रखने हैं, ये प्री में आपके काम आ जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए कंपनी का निगमन कराने के लिए। ठीक, अब चलते हैं लास्ट स्टेप अपना जो होता है हमारा क्या, कंपनी के निगमन के बाद में निगमन का प्रमाण पत्र। अब आपने क्या किया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, ठीक, सारे डॉक्यूमेंट आपने दे दिए, MOA दे दिया, AOA दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब आपको क्या मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन का जो है सर्टिफिकेट मिलेगा, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। कंपनी द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार के पास ये सब दस्तावेज जो है भेज दिए जाएंगे, ठीक है। और संबंधित कंपनी को जो वहाँ का जो रजिस्ट्रार होगा वो प्रमाण पत्र देगा कि उस कंपनी का निगमन हो गया है। आपने डॉक्यूमेंट भेजे, उसने सब चेक किया और आपको दे दिया ये प्रमाण पत्र कि लो भाई साहब, हमने ये कंपनी जो है रजिस्टर्ड हो चुकी है। इसी को हम क्या कहते हैं, निगमन का प्रमाण पत्र कहते हैं। तथा उस पर रजिस्ट्रार के इस निगमन के प्रमाण पत्र पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो निगमन का प्रमाण पत्र है उस पर सिग्नेचर किसके होते हैं, तो रजिस्ट्रार के सिग्नेचर होते हैं तथा उनके कार्यालय की मुहर अंकित होना आवश्यक है। तो रजिस्ट्रार के सिग्नेचर होने चाहिए और जो कार्यालय है उसकी मुहर होनी चाहिए, ओके। और सीमित कंपनी की दशा में रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाण पत्र में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि कंपनी एक लिमिटेड कंपनी, यानी कि अगर प्राइवेट कंपनी है ना तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि एक लिमिटेड कंपनी है, उसके पीछे लिखो, उसके नाम के पीछे लिखना पड़ेगा। धारा 7 क्या कहती है कि निगमित कंपनी के रूप में पंजीकृत होने के लिए कंपनी को अपने आवेदन सहित निम्नलिखित दस्तावेज कंपनी रजिस्ट्रार को भेजना आवश्यक है। कौन कौन से दस्तावेज, तो कंपनी का सीमा नियम जिसमें सभी अभिदाता यानी कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके साइन होने चाहिए। कंपनी का जो CA होता है उसका साइन किया हुआ लेटर, सब्सक्राइबर्स के बारे में, ठीक है, कंपनी का पता, एड्रेस, प्रत्येक अभिदाता का पूरा नाम, राष्ट्रीयता जानकारी, उनकी पहचान, ये सब चीज़ें हम जो है देख चुके हैं। कंपनी एक्ट 2013 की धारा 9 क्या कहती है, कंपनी के निगमन का एक प्रभाव यह है कि निगमन का प्रमाण पत्र जारी हो जाने पर कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति तथा समय समय पर कंपनी की सदस्यता धारण करने वाले व्यक्ति एक निगमित निकाय यानी कि बॉडी कॉरपोरेट का रूप धारण कर लेते हैं, जो निगमित कंपनी के रूप में कार्य करते हैं तथा जिनका अस्तित्व शाश्वत होता है। धारा 9 क्या कह रही है, देखो सीधा सीधा समझो। सेक्शन 9 क्या कहता है, सेक्शन 9 ये कह रहा है कि भाई साहब आपको कंपनी के निगमन करा लिया, आपका रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक, उसके बाद में आपको जो है सर्टिफिकेट मिल गया कंपनी का, और उस पर जिस भी व्यक्ति ने साइन किया है वो क्या बन गए सब, एक निगमित निकाय बन गए हैं, ठीक। अब उसके बाद आता है कंपनी द्वारा व्यापार का आरंभ। एक बार इसको पीछे से ना रिवाइज कर लेते हैं फिर से, चीज़ें भूलना नहीं है, जितना रिवीजन मारोगे उतना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, कंपनी का परिवर्तन पढ़ लिया, ठीक, निगमन या रजिस्ट्रेशन पूरा पढ़ लिया। अब इसके बाद में जो लास्ट स्टेप बचता है ना, व्यापार का प्रारंभ, तो अभी तक ये दोनों कंप्लीट हुए हैं, अब थर्ड वाला है, ये ज़्यादा नहीं है, ये बस छोटा ही सा है। कंपनी द्वारा व्यापार का प्रारंभ, 2-3 पॉइंट हैं इसमें, एक ही 2 ही पॉइंट हैं। नंबर 1, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 11 उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक प्राइवेट कंपनी अपने पंजीकरण की तिथि से ही व्यापार प्रारंभ कर सकती है। समझते रहना, सेक्शन 11 जो है वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राइवेट कंपनी, अभी हमने देखा ना पब्लिक कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, तो प्रत्येक जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक, इसका हमने रजिस्ट्रेशन कराया, तो जिस दिन से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है ये क्या करेगी, उसी दिन से अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो पंजीकरण हो जाने के पश्चात भी व्यापार प्रारंभ करने संबंधी अनुमति पत्र प्राप्त किए बिना अपना व्यापार आरंभ नहीं कर सकती। 2 बातें हैं इसमें, देखो, प्राइवेट कंपनी है और एक पब्लिक कंपनी है,
तो प्राइवेट कंपनी का जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ आप उसी दिन से जो है व्यापार को प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन तो आपने करा लिया, ठीक, रजिस्ट्रेशन तो आपको करा लिया, इसके बाद आपको एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एक और प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा जिस पर लिखा होगा व्यापार प्रारंभ। व्यापार प्रारंभ नाम से एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उसके बाद आप जाकर जो है व्यापार को प्रारंभ कर पाएंगे पब्लिक कंपनी, है ना। धारा 11 की उपधारा 2 क्या कहती है कि यदि कोई कंपनी व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने से पूर्व ही, यानी कि पब्लिक कंपनी जिसको प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है उससे पहले ही जो है वो व्यवसाय शुरू कर देती है या लोन लेने संबंधी अधिकार का प्रयोग करती है, तो इसके लिए प्रत्येक दोषी व्यक्ति को दोष की अवधि तक 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दंड दिया जा सकता है। भाई साहब, आपको अगर व्यापार प्रारंभ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और उसके बाद भी आप जो है व्यापार करते हैं तो आप पर जो है 1000 रुपये की पेनाल्टी पर डे पड़ने वाली है। और यदि किसी व्यक्ति ने ऐसी कंपनी को माल की आपूर्ति की है, यानी कि कोई ऐसा कंपनी है जो पब्लिक कंपनी है जिसने जो है व्यापार प्रारंभ का सर्टिफिकेट नहीं मिला है और मैंने उसको जो है एक कोई सामान भेज दिया या कोई अपनी सर्विस उसको दे दी, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति कंपनी के विरुद्ध किसी प्रकार का केस नहीं दायर कर सकता अगर उसके साथ में कल को कुछ फ्रॉड हो जाता है। तो ये कंपनी द्वारा व्यापार का आरंभ ये प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा पढ़ा कंपनी का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, बहुत ही डिटेल में देखा था। कंपनी का परिवर्तन हमने पढ़ा था, उसका रजिस्ट्रेशन पढ़ा, फिर व्यापार का प्रारंभ पढ़ा। फिर में अपना कवर करेंगे वो होगा हमारा क्या, कंपनी के प्रकार। कंपनी की परिभाषा हो गई, लक्षण हो गए, बाद हो गए, कंपनी का निर्माण हो गया, इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद में अब कंपनी का प्रकार, फिर प्राइवेट कंपनी व पब्लिक कंपनी में परिवर्तन, इसी तरीके से आगे चलते चलेंगे। अभी MOA को अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।